हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिन इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हम 2012 में जो रीट की एग्ज़ाम लगी थी उसमें जो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे उन पे डिस्कस किया था। आज अपन 2015 में जो रीट लगी थी उसमें 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के शिक्षा मनोविज्ञान के जो पूछे गए थे उनके बारे में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप यार वीडियो को देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। अपने पहले साइकोलॉजी के क्वेश्चन हल करेंगे। 5-6 एग्ज़ामों में 4-5 बार रीट की एग्ज़ाम लग चुकी है अब तक, तो उनमें आए हुए सभी साइकोलॉजी के प्रश्नों को मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। फिर इसके बाद में अपन साइंस और मैथ के देखेंगे और फिर हम एक लैंग्वेज के देखेंगे, हिंदी के। ठीक है ना? चूँकि आपको पता है इस चैनल पर मैं साइंस मैथ वालों से रिलेटेड वीडियो डाल पाऊँगा। जो एसएसटी हैं, हिंदी वाले हैं, संस्कृत वाले और अदर सब्जेक्ट वाले वीडियो यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएंगे। हालांकि ये तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान और एक लैंग्वेज हिंदी तो हर सब्जेक्ट में आनी आनी है। तो इसके अलावा जो मैं आपको साइंस और मैथ में भी आपको बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड कराऊँगा धीरे धीरे। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और इसके बाद में अपनी ये सीरीज चलती रहेगी जब तक आपकी थर्ड ग्रेड मेंस की एग्ज़ाम नहीं हो जाएगी, जब तक ये अपन चलाते रहेंगे, कंटिन्यू देखते रहिए आप। तो देखो 2015 में जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो देखो डिसलेक्सिया की जो विशेषता यहाँ पर आपको बतानी है कौन सी नहीं है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे इन ऑप्शन में। तो देखो वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या है। देखो यहाँ पर बोलने में प्रॉब्लम होती है, गति यानी कि लयबद्ध तरीके से नहीं बोल पाता बच्चा, और समझने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है चीज़ों को। सीधे उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये इसमें गलत हो जाएगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। डिसलेक्सिया में बोलने से संबंधित, गति, बोध से संबंधित समस्याएं, लिखने से संबंधित समस्याएं, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई आती है। बाकी ये दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो देखो सशक्त अभिप्रेरणा से बालक शीघ्र सीखता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए, मतलब किस प्रकार के बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों को जो है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि पिछड़े हुए बालकों को ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछड़े हुए बालकों में IQ बहुत अच्छा हो सकता है। सामान्य बालकों के लिए भी ये ठीक नहीं है। प्रखर बुद्धि वाले बालकों को तो क्यों दी जाएगी हस्तशिल्प की शिक्षा, वो तो पढ़ने में वैसे ही इंटेलिजेंट रहेंगे। तो जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं ना, जिनको पढ़ने में रुचि नहीं होती या जिनका IQ कमज़ोर होता है ना, उनको अपन कुछ छोटे छोटे कौशल उनको सिखाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर, यानी कि चोरी करने के दुष्प्रभाव, चोरी करने के नुकसान अगर हम बच्चे को बताएंगे तो यहाँ पर बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा, चोरी करना छोड़ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए। तो यहाँ पर जो मोर इंटेलिजेंट बालक होते हैं, प्रतिभावान बालक जो होते हैं ना, उनको हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। यानी कि उनका अगर हमें पहचानना है प्रतिभावान बालकों को तो हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण उनका लेना चाहिए। निम्न में से कौन सा तनाव कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। तो देखो यहाँ पर विश्लेषण और निर्णय ये प्रत्यक्ष ढंग है, प्रत्यक्ष उपाय है ये। रुकावट को दूर करना ये भी प्रत्यक्ष रूप से, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये तीनों ही प्रत्यक्ष रूप से हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उदात्तीकरण, उदात्तीकरण इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू किया गया। तो ये सबको आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2010 में राजस्थान में ये लागू किया गया था। सॉरी, राजस्थान में 2011 में, जबकि पूरे भारत में ये 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। दोनों ही आपके ऑप्शन राइट हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 9 है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता को सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षण को क्या कहा जाता है।
कहने का मतलब है जब कोई बालक की परीक्षा ली जाए और उसमें उसकी जो योग्यता का मूल्यांकन अगर स्थायित्व मूल्यांकन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे विश्वसनीयता। ठीक है, योग्यता के सही मूल्यांकन में अगर स्थायित्व है तो उसको हम उस परीक्षण को कहेंगे कि ये परीक्षण विश्वसनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। मतलब किस में संपूर्ण अवलोकन की बात जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे ऐसे आएगा, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन। अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। ये कैसा अनुसंधान है, तो आप इसको सब जानते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान होता है। उपलब्धि परीक्षण जो है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं ये 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से और 6 प्रकार से। तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर था ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनका कोई एक ही टाइप नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था उस टाइम पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो इसका मतलब गामक विकास का मतलब शक्ति और गति, इससे संबंधित है गामक विकास, शरीर की मांसपेशियों का मतलब। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। देखो मैंने मेरे चैनल पे बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था के उपनाम के वीडियो डाले थे, 2 मिनट का वीडियो था, आप उसे ज़रूर देखिए। तो देखो मिथ्या परिपक्वता मतलब बच्चा झूठ बोलने लगता है इस अवस्था में, तो वो अवस्था है बाल्यावस्था। मनुष्य जीवन का आधारभूत मूलतः गठित है, तो इसमें एक कोष से, ठीक है ना, यानी कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ था वो एक कोष से हुआ था, एक कोशिका से निर्माण हुआ था। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है आपको। तो देखो शारीरिक विकास की तीव्रता, बिल्कुल शैशवावस्था में बच्चा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, उसकी वृद्धि ज़्यादा होती है, दूसरों पर निर्भर तो रहता ही है। मानसिक विकास में भी तीव्रता आती है। नैतिकता का तो कोई उसमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा नैतिक नहीं हो सकता, उसके बारे में सही गलत का वो मतलब उसको पता नहीं होता। 18 प्रश्न है, चिंतन क्या है, तो चिंतन प्रतीकों का प्रयोग है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ों के लिए किया जाता है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं। ठीक है, समस्या के अचानक समाधान मतलब समस्या का समाधान, अगर हम मान लो कोई समस्या है अपने पास में, तो उसका अचानक ही उसका सॉल्यूशन दिमाग में आता है, ऐसा कौन से सिद्धांत में ऐसा कहा गया था, तो वो था सूझ का सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन मानसिक विकास का है। संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ज्ञान तभी होता है जब संवेदना आती है मन में, ठीक है ना, तो संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन मानसिक विकास का है। निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर है, मतलब सीखने सीखना कहाँ से चालू होता है, मतलब निम्नतम से उच्चतम की ओर। तो सबसे पहले तथ्यों द्वारा सीखते हैं, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर बोध होता है, और फिर प्रज्ञान, तो लास्ट में प्रज्ञान, और स्टार्टिंग में आएगा आपका तथ्य से स्टार्टिंग होती है ज्ञान की शुरुआत। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या अधिगम कहा जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। परिपक्वता से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी 16। कैटल ने 16 शील गुण बताए थे, आप याद रखें। मॉर्गन मुर्रे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया था, और वो उनका परीक्षण था विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। देखो यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। याद रखें आप, इसका उपनाम है बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है, तो प्रेजेंट टाइम में जो बुद्धि के कारकों की संख्या है फ्रेंड्स, वो है आपकी 120। इसमें पहले कम थे, अब इसमें प्रेजेंट टाइम में 120 है।
क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 30वां है, सॉरी 28वां क्वेश्चन है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है प्रेरक। आगे प्रश्न नंबर आपका 29 है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं कि विचलनशीलता और प्रतिमानता दोनों ही आते हैं व्यक्तिगत भेद में। ठीक है। आगे एक मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। जो परिवार सामाजिक रूप से अच्छे होते हैं, ऊंचे स्तर के होते हैं ना, उन परिवारों के बालक कैसे होते हैं? तो वो होते हैं अधिक स्वस्थ और विकसित। ये आप सब जानते हैं, पॉजिटिव आंसर ये रहेगा, अधिक स्वस्थ और विकसित। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन आप इनको देखिए अच्छे से। अगले वीडियो के अंदर हम अगली जो रीट आई थी उसके 30 क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।